अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। जी हाँ, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यहाँ ज़ैबस पे, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको देखने या उनको एक्सपीरियंस करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो बहुत सारे इवेंट्स स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, इवन उनके पेरेंट्स ने भी बच्चों के मुँह से सुने होंगे, मगर कुछ नया और ख़ास होने जा रहा है। कराची के अंदर फूड फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं और हम विटनेस करते हैं, इवन अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। मगर जब बात आ जाती है कुछ अनोखी फूड की, और एक ऐसी कंट्री जिसको टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं, और वहाँ के फूड के साथ वहाँ का हेरिटेज कल्चर, बहुत सी चीज़ों के माबेन बहुत से डिस्कशन होते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात वही होती है कि वहाँ का खाना कैसा है। तो एक डेस्टिनेशन है जिसको हम आधा यूरोप और आधा एशिया के अंदर काउंट करते हैं। जी हाँ, टर्की का खाना बहुत ही दिलकश और मुनफरद होता है। वहाँ के डिजर्ट्स की क्या ही बात है। और मगर इस दफा होने क्या जा रहा है? जी हाँ, होने ये जा रहा है कि ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची के अंदर, जी हाँ, टर्किश फूड फेस्टिवल होने जा रहा है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट है जिसमें आप अपने पेरेंट्स, यानी कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं और उसकी पासेस जी हाँ ग्रैब कर सकते हैं। 100 कैंपस के बिल्कुल एंट्रेंस के पास हमारा डेस्क भी लगा हुआ है और इस प्रोग्राम में बहुत कुछ होने जा रहा है। और इस हवाले से हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जी हाँ टर्किश यूनिवर्सिटी अलमनाई इन पाकिस्तान से उनके रिप्रेजेंटेटिव सर अब्दुल बासित जवाद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बातें करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, मगर मैं सोच रहा था कि सब चीज़ें आपसे डिस्कशन की जाए, आपकी रहनुमाई ली जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसे मैंने कहा कि टर्किश फूड, और हम पाकिस्तानी तो वैसे ही फूडी हैं, तो क्या ख्याल है किस कदर ये इवेंट होने जा रहा है और किस कदर ये इवेंट जो है डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली टर्किश फूड फेस्टिवल? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होने जा रहा है। इस हवाले से इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पास्ट में होटल्स में होती रही हैं। ठीक है, इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर, बड़े शहरों के होटल्स में हुई हैं, एक दो शायद कहीं और बाहर हुआ। लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, ठीक है, यंगस्टर्स को ये एड्रेस कर रहा है। ठीक है, और इसमें ज़ाहिर है जब हम यंगस्टर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर उनकी फैमिलीज़ भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, एक अच्छा उनका एक सोशल सर्कल है, और मुख्तलिफ सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग जो है ना इसमें आएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इसमें टर्किश ख़वातीन, जो टर्किश लेडीज़ कराची में मौजूद हैं, वो अपने घर से ख़ुद पका के खाना लेकर आ रही हैं। ठीक है, 70% ऑफ दिस फेस्टिवल जो है वो कमर्शियल रेस्टोरेंट्स का नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली ऑपोजिट के लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टर्किश फैमिलीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारी टर्किश अलमनाई एसोसिएशन के मेंबर्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये खाना कुक करके आएंगे। ये खाना किस तरह जानते हैं? ऑब्वियसली अगर उन्होंने किसी ने एक अंडर ग्रेड प्रोग्राम, 4 ईयर प्रोग्राम में पढ़ा है, टर्की में 4 साल रहे हैं, या मास्टर प्रोग्राम में 2 साल रहे हैं, या PhD 3 से 5 साल उन्होंने टर्की में लगाए हैं, तो वी ऑल नो कि भाई उनको टर्किश खानों का पता है। ठीक है, एंड दे नो द रेसिपी एंड एवरीथिंग, तो वो उसको तैयार करके ला रहे हैं। इसके अलावा पाक तुर्क स्कूल की तरफ से जो है ना वो वहाँ से भी उनकी जो टीचर्स हैं, टर्किश टीचर्स, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ खाना पका के ला रहे हैं। स्टैंड पे वो ख़ुद मौजूद होंगे। और टर्किश कॉन्सुलेट जो कराची में मौजूद है वो भी सपोर्ट कर रहा है। टर्किश कॉन्सुलेट के किचन से भी हमारे पास टर्किश फूड आ रहा है। तो ये ऐसी यूनिक चीज़ है जो कराची के पूरे पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। सर, ये तो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक, मैं कह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर बनने जा रहा है, जहाँ पर हम ऑब्वियसली जो कहते हैं ना कि घर में खाना बनता है, होटलों वगैरह में वो जायका नहीं। और जैसे आप बता रहे हैं कि जो लोग वहाँ रह के आए और जो लोग उस कम्युनिटी के यहाँ रहते हैं, वो अपने घर से वो खाना बना के आएंगे, और उनकी रेसिपीज ऑब्वियसली बहुत ही मैं कहूँगा कि टेस्टी होंगी, अमेजिंग होगी, और इंशाल्लाह ये बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस वाला इवेंट होने जा रहा है। सर, ट्यूलिप की अगर हम बात करते हैं, यानी कि टर्किश यूनिवर्सिटी अलमनाई इन पाकिस्तान, किस तरह काम कर रहा होता है, एंड देन अगेन इसकी क्या काविशें रही है? अच्छा, मैं बहुत मुख्तसर बताऊंगा ट्यूलिप के बारे में। ट्यूलिप जो है 2021 में इस्लामाबाद में कायम हुई। हमारी दोस्तों साथियों का ग्रुप था, और जब मैं दोस्त की बात करता हूँ तो ये हमारी जो दोस्ती है 10 साल 15 साल
12-15 साल पुरानी, कम से कम इतनी पुरानी दोस्ती, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ़ है। तो जब ये आइडिया आया तो हम सबको इस आइडिया की समझ फ़ौरन लग गई कि भाई ये इसके पीछे क्या पर्पस है, क्या हम करने जा रहे हैं। तो हम सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया और 2021 में ये रजिस्टर्ड हुआ यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के लॉज के तहत, ठीक है। और इस इदारे की एसोसिएशन है एक टर्किश इदारा, टर्किश में YTB कहते हैं, इंग्लिश इसकी YTB है, जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट का इदारा है। तो हम उनको उनका एक विंग समझ लें कि इसी तरह की जो एसोसिएशन है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं, लाइक आज़रबाईजान वगैरह में। तो हम उनको यहाँ पे पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने 2021 में तो ये कायम हुई, लास्ट लाइक 6 मंथ्स बैक, 6 महीने पहले हमने इसका कराची चैप्टर और लाहौर चैप्टर स्टार्ट किया। तो कराची चैप्टर में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पे लीड कर रहा हूँ, मेरे और भी ज़ाहिर मेंबर्स हैं, साथी हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं। तो हमारा ये समझे कि एक हमने अभी रिसेंटली एक एलुमनाई की रीयूनियन की है और उसके बाद ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, लेकिन फर्स्ट जो था वो सिर्फ हमारे एलुमनाई मेंबर्स के लिए था। अच्छा सर, ये बहुत ही क्रिएटिव सा आइडिया है। इवन पाकिस्तानी लोग वाकई फूड फेस्टिवल्स को ज़्यादा इंटरेस्टली उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जाके लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। ये ऐसा क्रिएटिव आइडिया आप लोगों के जहन में कैसे आया? एंड देन अगेन यूनिवर्सिटी, जैसे आपने पहले ही बताया कि होटल्स में होता था ये, पहले यूनिवर्सिटी को मुंतखब किया गया, इसके पीछे क्या मतलब? देखिए, यूनिवर्सिटी को मुंतखब करने की वजह ये थी कि हम यूनिवर्सिटी में जो हमारी सोसाइटी के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग आपको मिलेंगे, यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अंडरग्रेड प्रोग्राम में हैं, मास्टर्स में हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये था कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कुछ हम शुरू करें और इससे सोसाइटी में जो है ना इसको अवेयरनेस दी जाए, इस फूड फेस्टिवल के मुताल्लिक जो है ना सबको पता चले, और इसके साथ साथ हमारे इदारे ट्यूलिप को भी लोग जानें। जिस तरह ज़ैबिस्ट एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, ज़ैबिस्ट को हर कोई जानता है, इसी ज़ैबिस्ट की एसोसिएशन के साथ हमारे कोई प्रोग्राम हो और लोग ट्यूलिप को भी जानें, तो ये हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि एक फूड फेस्टिवल जो कि सिर्फ टर्किश कुजीन पे मबनी हो, हम उसको करें और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उन्हें भी पता हो कि वो सिर्फ टर्किश खाना खाने आ रहे हैं, और इस तरह से एक प्रोग्राम को भी जानें और हमारे इदारे को लोग जानें। अच्छा सर, आपसे शो के मतलब जस्ट लाइक शो से पहले हमारी जिस तरह बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि तकरीबन आपने 17 साल से ज़्यादा अरसा टर्की के अंदर गुजारा जी। तो आपकी एजुकेशन वगैरह का क्या सिलसिला था और किस तरह? 1993 में मैं एक एग्ज़ाम था YOS, जो कि टर्किश जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे हुआ था। उधर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं क्वालिफाई कर गया। मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिजनेस डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ। तो 93 में मैं टर्की गया। 93 से 98 तक मैं वहाँ पे एज एजुकेशन के लिए मैं रहा। फिर 98 से 99 तकरीबन 1 साल मैंने इंटर्नशिप की, और फिर मैं 99 में पाकिस्तान वापस आया। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल से अपने करियर का स्टार्ट किया। गारमेंट यूनिट से मैंने एज अ मर्चेंडाइज़र अपने करियर का स्टार्ट किया। फिर एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी में मैं गया, वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था। फिर एक और मेरी हमारे कंपटीटर ने टर्की में अपना एक ऑफिस खोला इस्तांबुल में, और उन्होंने मुझे वहाँ के लिए हायर किया। तो 2007 में मैं फिर दोबारा इस्तांबुल टर्की चला गया। वहाँ पे फिर मेरे प्रोफेशनल करियर का वहाँ पे एक नया दौर शुरू हुआ। तो 2007 से 2017 10 इयर्स मैं फिर अपने जॉब से, अपने करियर से मुताल्लिक मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। 2017 में कुछ फैमिली मैटर की वजह से मैं वापस पाकिस्तान आया, और अब मैं जो है वो नमल यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी में टर्किश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। 1-2 और इदारों में भी मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। टेक्सटाइल का मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अर्सा मेरे कनेक्शंस रहे मुख्तलिफ बायर्स, सेलर्स, तो एज अ सोर्सिंग एजेंट मैं इसमें काम कर रहा हूँ टेक्सटाइल में एज अ फ्रीलांस।
اچھا سر، ایک چیز آپ نے جیسے بتائی کہ ٹیولپ جو ہے وائی ٹی کی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اینڈ دین اگین وہاں کی جتنے بھی اسکالرشپ کے معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ان کا ایک خاص کلئی کردار ہے، کیونکہ وہ ایک وہاں کی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، اور جہاں سے ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتھینٹیفائڈ اسکالرشپ ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں اوبیسلی آپ کو ان فیوچر بھی مدعو کروں گا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گائیڈ لائنس لے سکیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اسٹوڈنٹس کے اس پروگرام کے توسل سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے، کس طرح کا کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں کنفیوژن ہے، تو آپ ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیا چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں اسکالرشپ وغیرہ کے حوالے سے. سر آپ بتا رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس مس میچ بھی ہو جاتے ہیں. دین اگین جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، اس کا خود بہت اچھا معاملہ ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں بیچارہ کسی بھی طرح سے کسی ایجنٹ کے تھرو کسی نارمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، یا نارمل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا. اس حوالے سے کیا کس طرح کی ٹرکس استعمال کی جاتی ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی ٹرکش یونیورسٹی اور ٹرکی کی ایجوکیشن سے متعلق اتنی اویئرنیس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ پھر کچھ لوگ کچھ ادارے اٹھاتے ہوئے لوگ اپنے مفاد کے لیے اسٹوڈنٹ کے کیریئر کے ساتھ وہ کھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب وہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ یونیورسٹی بھی تھی، فلاں یونیورسٹی بھی تھی، کاش میں اس میں آتا. اب اس یونیورسٹی میں آنے کے لیے اسے 1 سال دوبارہ پھر ویٹ کرنا پڑتا کہ بھائی جب فال سیمسٹر شروع ہوگا، جب ایڈمیشن کا ٹائم شروع ہوگا تو نیکسٹ ایئر پھر میں اپلائی کروں گا، تو پھر وہ اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا. یہ اسٹوڈنٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت کریٹیکل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ذرا سا اگر وہ چند ہفتوں سے چند دنوں سے بھی اگر وہ مس کر دے تو پھر کوئی چیز 1 سال کے اوپر چلی جاتی ہے. صحیح. تو اچھا سر، ایک چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم فار ایگزامپل کسی کنٹری جاتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانیوں سے جب ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جب 93 میں آپ پاکستان سے وہاں گئے اور پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ کچھ لوگ آپ سے ملے ہوں گے جو شاید وہاں پر 30-40 سال سے رہتے ہو، یا اگر ہم یہ کہیں گے تقریباً کتنے عرصے سے پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹرکی میں پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کا آئیڈیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میرا ایڈمیشن ہوا تو اوبیسلی ایڈمیشن لیٹر آیا. ایڈمیشن لیٹر کے ساتھ مجھے ایک لیٹر آیا پی ایس اے کی طرف سے، پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کی طرف سے، اور انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے جو ہے نا مجھے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی جو یونیورسٹی نے نہیں کی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یونیورسٹی نے تو اپنی ڈومیٹری کا بتا دیا، لیکن ڈومیٹری میں ایڈمٹ ہونا اتنا ایزی نہیں تھا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، ہر نیو کمر کے لیے. تو پی ایس اے نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ کے پاس ادر آپشنس کیا ہیں، کن ایریاز میں آپ جا کے رہ سکتے ہیں جو کہ نزدیک ہیں، آپ کو کن کن چیزوں کو، کن کن ڈاکیومنٹس کو پاکستان سے لے کر آنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل انہوں نے مجھے لیٹر میں لکھا کہ آپ 12 تصویریں لے کے آئیں، اور میں حیران تھا کہ یہ 12 تصویریں ایک اس میں، جبکہ میرا آلریڈی ایڈمیشن ہو چکا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ اداروں میں پکچرز آپ کو سبمٹ کرانی پڑتی ہیں اور 1 یا 2 سے زیادہ کروانی پڑتی ہیں. تو انسٹیڈ کہ میں وہاں پہ پہنچ کے کسی اسٹوڈیو میں جا کے اپنی تصویریں کھنچاؤں، انہوں نے مجھے گائیڈ کر دیا. ایک چیز میں اپنے ساتھ پاکستان سے کیری کر کے آیا، مجھے انہوں نے بتایا کہ اپنے ساتھ آتے ہوئے ٹی بیگس یا چائے اور مسالے لے کے آنا، کیونکہ ٹرکی میں اسپائسز نہیں ہوتے، اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنے کھانے اگر چاہیے تو اپنے ساتھ اسپائسز لے کر آنے. یہ بہت، یہ کہنے کے لیے بہت معمولی سی بات ہے، لیکن جب آپ ایک کنٹری میں جاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ واقعی اسپائسز، اور اب تو تھوڑا بہت اویلیبلٹی ہے، اس ٹائم پہ پاکستانی بھی کم تھے اور پاکستانی پروڈکٹس بھی بہت کم تھے. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی گائیڈ لائن تھی. میں یونیورسٹی میں جا کے پھر میں نے اس ایسوسیشن کو بھی جوائن کیا، اور وہاں پہ پھر ہم اس یونیورسٹی کے اندر کلچرل پروگرام کرتے تھے. ٹھیک ہے، لائک اسپرنگ فیسٹیول ہوتا تھا تو وہاں پہ ہر کنٹری کا اسٹال ہوتا تھا، ہم پاکستان کے اسٹال لگاتے تھے، پاکستانی کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں، ہینڈی کرافٹ وغیرہ، یہ ہم وہاں پہ پریزنٹ کرتے تھے. تو آپ یوں سمجھیں کہ لائک اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ٹرکی میں، اور اب تھوڑا سا سچویشن چینج ہو گئی ہے کہ ٹرکی کو اس فیسٹیول کے ذریعے ہم یہاں کے ٹرکش فوڈ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں.
पाकिस्तान में. सही सर, ये सब चीज़ें वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता. जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं कि यार लॉयल्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. बहुत सी चीज़ें हम सुनते हैं और कहीं हम जब घूमते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में कहीं भी मुंह उठा के पान खाते हैं, स्पिट कर देते हैं या सारा कुछ, मगर हम जब दुबई वगैरह जाते हैं तो मादत के साथ वो मतलब वहाँ के कानून और लोगों हो जाते हैं. हाँ ठीक इसी तरह से मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल खाना वाना सब चीजें अपनी जगह, टर्किश लोगों के साथ जैसे हम कहते हैं ना कि सिंध में हम जाते हैं तो मेहमान नवाजी, खुलूस, मोहब्बत, इखलास बड़ा मिलता है. टर्किश लोगों के साथ क्या क्या चीजें हैं, जैसे लाइक उनका कानून कितना सख्त है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट इन चीजों पे थोड़ा कम काम करता है जो मैंने नोटिस किया. आप क्या टिप देंगे अगर कोई स्टूडेंट उस तरह की कंट्री में इंटरेस्ट रखता है तो उसको किस किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो कि उनके वैल्यूज में भी शामिल है? देखें, ये चीज़ एक सब्जेक्ट के अंदर आती है जिसे आप कहते हैं कल्चरल शॉक. ठीक है, मिसाल के तौर पे टर्की में आप बस स्टॉप पे हैं, आप किसी जगह पे टिकट लेना चाह रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अफराद आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन बन जाती है. ठीक है, क्योंकि उनमें वो बचपन से एक सेंस है, हमारे पास वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली. वहाँ पे लोग च्युइंगम खा के उसका रैपर रोड पे या फुटपाथ पे नहीं फेंकते. हमारी ट्रेनिंग इस तरह नहीं होती. प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली जब निकलते हैं तो वो चिप्स का पैकेट खा के अपनी वैन से बाहर उसका रैपर फेंक देते हैं. ठीक है, ये मतलब कुछ हम हालांकि उस प्राइवेट स्कूल में एनवायरनमेंट के ऊपर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, वो बड़ी अच्छी बुक और प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया से वो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस वो ना अपनी सोसाइटी में ना अपने अतराफ में देख रहा है. इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जब हम बाहर जाते हैं तो वो हम नोट करते हैं. मतलब पहले हम एक काम करते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि यार अतराफ में जो लोग हैं वो हमें अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं कि हम, और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलत काम किया, और सेकेंड टाइम फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उस चीज़ को अपनी हैबिट बनाने लगते हैं. यही वजह होती है कि जो लोग 1-2 साल के बाद वापस पाकिस्तान आते हैं उनमें बहुत सारी आदतें जो है ना वो बेहतर रेक्टिफाई हो चुकी होती. मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि आप जब आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो आजकल यूट्यूब पे हर कंट्री के मुतालिक बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद है. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता, और लोग मिल जाते हैं किसी ना किसी रेफरेंस से, आपको कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है जो ऑलरेडी उस कंट्री में मौजूद है, तो जहाँ आप उस मुल्क के कायदे क़वानीन जानें, वहाँ पे उन लोगों के तौर अतवार भी जानें, उनकी तहजीब से मुतालिक सारी चीज़ें जानें कि वहाँ पे बुरा क्या है, वहाँ पे अच्छा क्या है, और उसके मुताबिक आप वहाँ पे जाके अमल करें. ठीक है, जो कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली उस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं. मिसाल के तौर पे टर्की में घर के अंदर अगर आप जूते समेत या चप्पल समेत आप चले जाएं किसी के पास तो वो बहुत ही बुरा समझा जाता है, और किसी को भी आप बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर सकते हैं अपनी इस हरकत से. पाकिस्तान में जो मेज़बान है वो खुद कहता है कि आइए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आ जाएं, लेकिन टर्की में कभी कोई इस तरह से वेलकम नहीं करेगा. मतलब मैं ये कहना चाहूँ इस बात पे कि वो अपने वैल्यूज के साथ और अपने मॉरल्स के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, तो मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी. सर मेरे हिसाब से आपके साथ मुझे बहुत बड़ा डिस्कशन रखना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें जरूर टाइम देंगे. इन फ्यूचर में आपसे टर्किश लैंग्वेज के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि टर्किश लैंग्वेज किस तरह सीखी जा सकती है, क्या क्या उसके लवाजमात हो सकते हैं. जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि आप नमल और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी टर्किश पढ़ाते हैं, और तकरीबन 17 साल से ज़्यादा अरसा आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ भी और कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा भी आपने टर्की में गुजारा है, तो उस पर भी हम ज़्यादा बात आपसे ज़रूर करेंगे और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर फ्यूचर में टाइम दीजिएगा. मगर इस वक्त हम बात कर रहे थे ट्यूलिप के हवाले से, एक फूड फेस्टिवल के हवाले से, तो आपका कोई मैसेज फॉर द पीपल्स अराउंड अस कि इस फेस्टिवल से वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं नेटवर्किंग जहाँ होती है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती है. जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कराची के अंदर टर्किश इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है, शायद यहाँ पर वो जो शेफ आ रहे हैं
یا جو خواتین یہاں آ رہی ہیں کچھ چیزیں پکا کے نئی ڈشز وہاں پر دیکھ کے کچھ لوگوں کو انٹرپرینیورس کو آئیڈیا ہو جائے کہ یار وہ بزنس کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں. مگر میں جاننا چاہوں گا آپ کے توسل سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ سے کیا کیا بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اس ایونٹ میں سوسائٹی کے ہر شعبے سے لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ صرف اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں, بلکہ کارپوریٹ سیکٹر سے بھی جو ٹرکش کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کمپنیز کے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یونیسیمرے ادارے سے بھی 1-2 افراد آ رہے ہیں, مختلف جگہ سے لوگ آ رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک انٹریکشن کا ایک موقع ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ فارینرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ایک آپ کو پلیٹ فارم مل رہا ہے. پاک طور کے اسکول کے میں نے کہا جیسے اسٹینڈ موجود ہے, اسی طرح یہاں وہاں کے ٹیچرز فارینرز وغیرہ وہ بھی آبویسلی اس اسٹینڈ پہ ہوں گے, تو ان کی انٹریکشن ہو رہی ہے ہم لوکل سے جو کراچی آئٹس ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک اچھا نیٹ ورکنگ کا سورس بن سکتا ہے یہ فیسٹیول. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز ویری انلائٹنگ ڈسکشن ود یو, اور امید یہ کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کرنے کا شرف حاصل کریں گے. اور جو چیزیں میں نے آلریڈی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ضرور ہمیں ٹائم دیں کہ ہم ٹرکش لینگویج کے اوپر بات کریں, وہاں پر اسٹوڈنٹس کی اپرچونیٹیز کے حوالے سے, اسپیشلی بہت سارے بچے میرے حساب سے جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے ان کے سوالات بھی انشاءاللہ تب تک میرے پاس آ جائیں گے کہ کس ڈپارٹمنٹس میں کیا کیا پروسیجرس ہوتے ہیں, کس طرح اتھینٹک اسکالرشپ لی جا سکتی ہے, اس کے پروسیجرس کیا ہوتے ہیں, اینڈ دین اگین کیا کیا ڈاکیومنٹیشن, جیسے آپ نے کہا کہ 12 تصویریں وغیرہ, جس طرح ایک پراپر گائیڈ لائن تھی, کیونکہ ہم تیکھا کھانے والے لوگ اگر گرم مسالہ نہ ملے وہاں یا ہمارے کھانے کی چیزیں نہ ملے تو وہ سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. اینڈ دین اگین ہمارے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ باہر چلے جائیں وہاں پر آپ کو جاب مل جائے گی تو آپ اور جاب کر کے اپنا فائنینشلی معاملہ سیٹ کر سکتے ہیں. مگر میرے خیال میں, کیونکہ میں نے آلریڈی کہا تھا کہ آدھا یورپ ہے اور آدھا ایشیا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ اور جابس والا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہاں پر. وہ ساری گائیڈ لائنس ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, آپ سے گائیڈ لائنس لیں گے, اینڈ دین اگین ہم کوشش کریں گے کس طرح اس طرح کے سیشن سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اینی لاسٹ میسج فار دا ویورز آف پاکستان؟ دیکھیں ٹرکی ہمارا برادر ملک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں وہ کاردیش کہتے ہیں, کاردیش مینز بردر, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے چاہیے اور بڑھانے چاہیے, اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سپورٹ ہم کریں, اس میں پارٹیسپیٹ کر کے. پارٹیسپیشن ایک جو آرگنائزر ہے اسے بھی ایک اچھا مورال ملتا ہے, اس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے, اور جو اس میں آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ایک سپورٹ ہے, تو یہ اٹس لائک ون ون فار ایوری ون, ٹھیک ہے. تو میرا میسج ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو, اس طرح کے پروگرامز کو, اس طرح کے ایونٹس کو سپورٹ کریں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں. That's my message. And lastly from my side, Turkish Kardesh, Pakistan Kardesh, stay tuned. This is Zav FM Digital.